Hello everyone, welcome to all of you in this post-independence lecture series. So in this lecture, I will be starting a fresh topic, okay, of post-independence. सबसे पहले हम जानेंगे कि post-independence मैंने आपको बता दिया previous lecture में पूरा overview. तो अब हम discuss करेंगे post-independence period, okay, और जिसमें हम सबसे पहले ये discuss करेंगे कि pre-independence era and this side post independence. Okay, pre-independence means before 1947. Okay, so pre-independence and post independence, yes, फीचर क्या थे? अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि अंग्रेज भारत छोड़ के जाएंगे, बट कैसा इंडिया छोड़ के जाएंगे वो बात। तो अब कैसा इंडिया रह गया था? अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल गिर चुकी थी। ओके, फ्रॉम 1914 प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, फीचर्स देख लीजिएगा आप प्री इंडिपेंडेंस पे, 1914 टू 1946 जीएनपी इंडिया की कितनी थी? 2.6% ओनली। और आज इंडिया की जीएनपी कितनी है? आज इंडिया की जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, आज इंडिया की जीएनपी है मोर देन, अभी कोविड में तो कम हो गई, इट्स अराउंड 20%। ओके, ये याद रखिएगा। और यू कैन से या मोर देन 20%। ओके, आज इंडिया की जीएनपी इतनी हो गई है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे रीजंस थे। रीजंस क्या थे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में? अब इंडिया में बहुत सारे रीजंस थे क्यों ये चीज कम हो गई थी, क्यों हमारी जीएनपी कम हो गई थी। व्हाई? बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। तो अब इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या क्या थे? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ओके, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था। जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट, वो सब क्या हो चुकी थी? डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, डिग्रेड हो चुकी थी। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ruin of artisans and handicraftsmen, ruin of artisans and handicraftsmen. Okay, loss of livelihood, loss of livelihood. Okay, और क्या सिचुएशन थी प्री इंडिपेंडेंस में जो इंडिया के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद चैलेंज बना? दूसरा, रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया, रूरल पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन कहां थी? रूरल एरिया, रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया। ओके, इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्स, इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री। ओके, इम्पोवरिशमेंट। एग्रीकल्चर क्या हो चुका था? रूइन, एग्रीकल्चर रूइन बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स पॉलिसीज। ओके, ब्रिटिशर्स पॉलिसीज, ये याद रखिएगा। ओके, देन ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सारी चीजें क्या है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में। ओके, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। ओके, ये याद रखिएगा, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। ओके, नाउ अब पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ओके, अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में सबसे बड़ा चैलेंज क्या हुआ? इकोनॉमिक। सबसे पहला जो
इंडिपेंडेंट होते ही सबसे पहला चैलेंज क्या हुआ? पार्टीशन। पार्टीशन। दूसरा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रखना था। अब आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे एक तो ब्रिटिश इंडिया था, ओके, एक तो ब्रिटिश इंडिया था जहां पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया। वो कितना टेरिटरी था? 2/3। 1/3 जो टेरिटरी थी वो किसके हाथ में थी? प्रिंसली स्टेट्स के हाथ में, इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स। और ये दोनों ही टेरिटरीज ये जो थी, इनको अब क्या करना था? इंटीग्रेट करना था। इंटीग्रेशन। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या बना? पहला तो पार्टीशन था, ओके। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। एंड उस टाइम प्रिंसली स्टेट अराउंड कहा जाता है 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। एंड इन 565 को इंडिया में क्या करना था? जोड़ना था, एक्सेशन करना था इनका। समझ में आ रहा है? एक्सेशन करना था। एंड इट वाज नॉट एन इजी टास्क। समझ में आ रहा है? इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 1946 में कैबिनेट मिशन के बाद, और नेहरू प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके, ये होम मिनिस्टर होते हैं। कहा जाता है चांसेस पटेल के ज्यादा थे बनने के, बट बिकॉज गांधी जी ने कहा कि नेहरू को बनने देना चाहिए, युवा इंसान है, तो इसलिए नेहरू जी को बनाया गया था। ठीक है, उसके पीछे ये भी रीजन थी, गांधी जी को ये पता होगा कि पटेल की जो हेल्थ थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, पटेल की हेल्थ स्टेबल कंडीशन में नहीं थी। समझ में आ रहा है? अब आप देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में गांधी जी की डेथ हो गई, 1950 में दिसंबर में डेथ हो गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बट ये अच्छा रहा कि पटेल कम से कम इंटीग्रेट करा गए, वरना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहता है इंडिया के लिए। समझ में आ रहा है? और पटेल को साथ ही साथ इंचार्ज बनाया गया था प्रिंसली स्टेट्स डिपार्टमेंट का। प्रिंसली स्टेट्स डिपार्टमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये पटेल के हाथ में था। और उस टाइम के एक बहुत ही शानदार ब्यूरोक्रेट हुए जो पटेल के साथ, जिन्होंने इंटीग्रेशन में काफी हेल्प किया, वीपी मेनन। बहुत ही बढ़िया ब्यूरोक्रेट। समझ में आ रहा है? तो पार्टीशन चैलेंज रहा, देन इंटीग्रेशन इंडिया का करना था। एंड आफ्टर इंटीग्रेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लैंग्वेज के बेसिस पे आप क्या करना था? स्टेट्स को डिवाइड करना था, स्टेट्स की टेरिटरीज को डिवाइड करना था लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक, ओके। तो ये सारी चीजें। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैलेंज था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैलेंज, ओके। व्हाई? बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, और पार्टीशन के बाद जो जूट का एरिया था वो कहां चला गया? बांग्लादेश। कॉटन इंडस्ट्रीज कहां चली गई? पाकिस्तान। तो ये एक बड़ा ही इकोनॉमिक तौर से ये कैसा इवेंट था? बड़ा ही नुकसानदायक इवेंट था इंडिया के लिए, ओके, ये याद रखिएगा। तो पार्टीशन, देन इंटीग्रेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसीलिए इंडिया ने, नेहरू ने क्या किया? जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, नेहरू ने अपना फोकस कहां पे रखा? नेहरू ने अपना फोकस रखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेहरू ने कहा पीएसयूज बनाए जाने चाहिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, अंडरटेकिंग्स, और इन्हीं पीएसयूज को कहा गया टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेहरू ने कहा कि हम अपने डिफेंस पे खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इंडिया एक इन्फेंट स्टेज में है,
हमें अभी अपना सारा पैसा लगाना है डेवलपमेंट पे, इसीलिए चाइना के साथ हम 1962 का वॉर हार जाते हैं, और तब डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हम शुरू करते हैं शास्त्री एरा से, लाल बहादुर शास्त्री एरा, और वही स्लोगन देते हैं, जय जवान जय किसान। समझ में आ रहा है? शास्त्री एरा। तो यहां से शुरुआत होती है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की, आफ्टर 1947। तो 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया कि मेन कुछ फीचर्स थे, आप देख सकते हैं। 4 बेसिक फीचर ऑफ कॉलोनियल स्ट्रक्चर इन इंडिया। पहला, कंप्लीट बट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। अब सबसे पहले इंडिया को क्या करना था? इंटीग्रेट करना था, एक साथ अखंड भारत। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेट करना था। ओके। देन पिक्यूलियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, जो ब्रिटिशर करके गए थे उसको हमें सही करना था। देन साइज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस एंड सेविंग्स, इसको हमें बढ़ाना था। हमें हमारे रिसोर्सेज को यूज करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था। समझ में आ रहा है? Then the crucial role played by the state in constructing, determining and maintaining other aspects of colonial structure. Okay. तो अब हमें डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो इन सभी चीजों की हमें इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज्यादा जरूरत है। ये 4 बेसिक फीचर थे कॉलोनियल स्ट्रक्चर के इंडिया में। ओके। सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो सबसे बड़ा टास्क था, एक तो इंडिपेंडेंस होते ही सबसे जो गलत चीज हो गई, महात्मा गांधी की डेथ इन 1948। ओके। महात्मा गांधी इज डेथ इन 1948। तो महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए देख नहीं पाए। कहा जाता है अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए देखते तो आज कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग होता। ओके। तो ये पहला रीजन था। दूसरी चीज, अब इंडिया को 1947 के बाद सबसे पहले जरूरी टास्क था इंटीग्रेशन। यस, इंटीग्रेट करना पूरे इंडिया को, 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना। अब आपको पता होगा, मैंने आपको मॉडर्न इंडिया में बताया भी था, ऑन 18th जुलाई 1947 कौन सा एक्ट आया था? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। और इस एक्ट में क्या था कि भारत जो कि देश आजाद हो रहा है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, या तो वो पाकिस्तान के साथ एक्सीड होंगे या इंडिया के साथ। समझ में आ रहा है? और या ऑटोनॉमस रह सकते। और ऑटोनॉमस ऐसे रहना संभव था नहीं, पॉसिबल था नहीं। या तो आप पाकिस्तान के साथ आइए, या आपको एक्सीड होना पड़ेगा इंडिया के साथ। ये किसमें था? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में। ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आ गया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में। तो कहा गया था इस एक्ट के तहत, अकॉर्डिंग टू इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जितने भी प्रिंसली स्टेट है, 565 प्रिंसली स्टेट्स, इन सभी को अपना डिसीजन बताना है बिफोर 15th अगस्त 1947। ओके, कि किसके साथ जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। तो लगभग सारे ही प्रिंसली स्टेट्स ने बता दिया था कि हमें इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना है, बट कुछ थे जिनके साथ प्रॉब्लम आई। ओके। अब वो स्टेट्स कौन कौन से थे? एक तो भोपाल, ट्रैवनकोर, जोधपुर, ओके, जूनागढ़, देन हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर।
ये स्टेट्स है जिनके साथ प्रॉब्लम आ रही थी, बट उनमें से इन 3 स्टेट्स ने भी 15 अगस्त से पहले पहले इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर लिया। ओके, ये याद रखिएगा। अब भोपाल के जो रूलर थे वो कौन थे? मुस्लिम, और पॉपुलेशन क्या थी? हिंदू। तो और जो भोपाल के रूलर थे वो काफी अच्छे दोस्त थे किसके? लॉर्ड माउंटबेटन। उस टाइम पे माउंटबेटन थे इंडिया के गवर्नर जनरल, उनके काफी अच्छे दोस्त थे भोपाल के रूलर। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला भी कि जल्दी जल्दी फैसला ले लो और इंडिया के साथ आ जाओ। तो भोपाल के रूलर ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। तो माउंटबेटन ने कहा कुछ सोच समझ के तो बोलो, ज्योग्राफी तो देखो, कहां से जाओगे, और पॉपुलेशन भी तुम्हारी हिंदू, रिवोल्ट कर देगी, तुमको भागना पड़ेगा। तो माउंटबेटन ने बहुत समझाया, कहा कि ऐसा है कि हमारी बात मान लो, थोड़ा दोस्ती का भी ध्यान रखो, और 15 अगस्त को अनाउंस कर देना कि तुम इंडिया के साथ मिल रहे हो। तो भोपाल भी आ जाएगा किसके साथ? इंडिया के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये याद रखिएगा। तो भोपाल भी किसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा? इंडिया के साथ। ओके, तो भोपाल का भी इंटीग्रेशन इंडिया के साथ हो जाता है। ट्रेवेनकोर भी आ जाएगा किसके साथ? इंडिया के साथ। और जोधपुर भी आ जाएगा इंडिया के साथ। समझ में आ रहा है? जोधपुर भी इंडिया के साथ आ जाएगा। ओके, ये याद रखिएगा। तो ये 3 स्टेट आ जाते हैं, बट 15 अगस्त के बाद जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर, इनके साथ परेशानी होगी। ओके, तो मैं आपको थोड़ा ये चीज बताऊंगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। ओके, तो अब जैसे मैंने आपको बताया, भोपाल, ट्रेवनकोर, जोधपुर, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ओके, तो ये बात सिर्फ पार्टीशन की नहीं थी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में दिया हुआ है। नो, इट वाज नॉट अबाउट द पार्टीशन ओनली। ओके, ये सिर्फ पार्टीशन की बात नहीं थी, ये थी टू क्रिएट द 2 डोमिनियंस। 2 डोमिनियंस बन रहे थे 15 अगस्त को, एक इंडिया, एक दूसरा पाकिस्तान। ओके, and there is a lot of issues with respect to how many exact number of princely states were there. Okay, so broadly people say more than 500, but and to be very precise, 565 princely states have been written in many historical evidences. So yes, total 565 princely states were there. Are you getting my point? ये याद रखिएगा। तो अब ये जो था प्रिंसली स्टेट, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लॉस ऑफ पैरामाउंट्सी, कि इनको खाली प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट नहीं होना है, उनकी पैरामाउंट्सी भी जाएगी। बिकॉज अब लोग क्या चाहते हैं? प्रिंसली स्टेट्स के लोग सिर्फ अंग्रेजों से ही आजाद होना नहीं चाहते हैं, उन रूलर से भी आजाद होना चाहते थे। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, and now what the problem was, that the moment it was announced the lapse of paramountcy, the freedom was given to the princely states to decide that whether they want to join any of the dominion or not, or they want to remain independent. क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में था या तो आप पाकिस्तान के साथ जाइए या इंडिया के साथ, या आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ओके, now the problem was most of them was intending to remain independent. Okay, but then there was a background behind princely states. इसके पीछे भी, प्रिंसली स्टेट्स के पीछे भी क्या था? बैकग्राउंड एक था। There was a background of princely states. Okay, and which said that there was a popular unrest within princely states because the people, they did not want princely states to remain independent. लोग नहीं चाहते थे, because princely states के लोगों ने participate किया था किसमें? जो princely states की जनता थी उन्होंने freedom struggle में participate किया था, and they wanted, people wanted that there should be a responsible government.
they should be given a democratic rights for self assertion. Okay, and that is why the people, the population of princely states, they wanted to integrate with Indian Union. लोग चाहते थे इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट होना. So that was the demand. Okay, एंड रीजन क्यों था, क्यों लोग चाहते थे इंडियन यूनियन में, क्यों प्रिंसली स्टेट की पॉपुलेशन चाहती थी इंडिया यूनियन के साथ इंटीग्रेट होना? व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ रीजन, एंड द रीजन वाज द सप्रेशन ऑफ पीपल विद इन द प्रिंसली स्टेट्स बाय द प्रिंसेस. ओके, एंड सेकेंड, तो पहला रीजन क्या था, क्यों प्रिंसली स्टेट्स के लोग इंटीग्रेट होना चाहते थे इंडियन यूनियन के साथ? पहला रीजन क्या है? सप्रेशन ऑफ पीपल, सप्रेशन ऑफ पीपल विद इन प्रिंसली स्टेट बाय द प्रिंसेस. एंड सेकेंड, रोल प्लेड बाय कांग्रेस, रोल प्लेड बाय कांग्रेस. यस, the role of Congress, especially Mahatma Gandhi, who time and again emphasized on the fact that the people who are staying in the princely states, they also have the right for freedom and self determination. बार बार महात्मा गांधी एंड कांग्रेस ये बोल रहे थे प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को कि प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को भी राइट है फ्रीडम का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का. Okay, and that is why there was a body which was formed, Prajamandal. एक प्रजामंडल बॉडी बनी थी. ओके, मैंने आपको मॉडर्न इंडिया में बताया भी था. दिस प्रजामंडल, इट was formed around 1937. Prajamandal means chamber of princes. Okay, chamber of princes, प्रजामंडल. ओके, ये याद रखिएगा. ओके, तो प्रजामंडल ये बनी थी, और इस प्रजामंडल में, ओके, इस प्रजामंडल में कांग्रेस बार बार बोलती थी प्रिंसेस को कि तुम्हारे लोगों ने भी फ्रीडम में पार्टिसिपेट किया है. ओके, उनको भी राइट्स हमें देनी चाहिए. हमेशा कांग्रेस ये बोलती थी प्रजामंडल में. चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, प्रिंसली स्टेट्स का ये ग्रुप था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, प्रजामंडल. ओके, ये याद रखिएगा. ओके, दैट प्रिंसली स्टेट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. कि तुम्हारे लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लिया है, पार्टिसिपेट किया है. और नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गांधी, इन सभी ने बोला कि दैट प्रिंसली स्टेट्स, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, एंड देयर इज नो वे दैट द पीपल हु आर स्टेइंग इन प्रिंसली स्टेट शुड बी डिनाइड राइट्स सच एज सिविल राइट्स, political rights, democratic rights. Okay, and so as a result there was an awakening among the people within the princely states, and which led to the formation of an organization. Okay, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है प्रजामंडल. ओके, तभी ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है प्रजामंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, कि तुम्हारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, अब लोग क्या चाहते हैं, उनको भी राइट्स दो, ये सारी चीजें, और तभी ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है प्रजामंडल. ये याद रखिएगा. ओके, एंड दिस प्रजामंडल, दीज वर बेसिकली द पीपल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स. ये पीपल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी. ओके, इन डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स टू रेज देयर वॉइस बोथ अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया एज वेल एज द प्रिंसेस. खाली इनको ब्रिटिशर से ही नहीं चाहिए थी आजादी, प्रिंसेस से भी चाहिए थी. ओके, बिकॉज नाउ दे वांटेड डेमोक्रेटिक राइट्स. ओके, ये याद रखिएगा. ओके,
इसीलिए ये प्रजामंडल बनती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सारी चीजें याद रखिएगा। और यहीं से मांग शुरू हो जाती है प्रिंसली स्टेट्स के लोगों की। और इसीलिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है और जब इंडिपेंडेंस एक्ट में ओके ये याद रखिएगा। तो इसीलिए लोगों की डिमांड होती है आफ्टर 1947 कि हमें इंडियन यूनियन ज्वाइन करना है। ये याद रखिए। ओके तो इसीलिए अब प्रॉब्लम ये थी कि इंडिपेंडेंस के बाद कौन से प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, कौन से इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। तो इसीलिए चैम्बर ऑफ प्रिंस बनाया जाता है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन 1947 25 जुलाई एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनता है। और माउंट बेटन ओके इसमें बताते हैं, माउंट बेटन रिक्वेस्ट करते हैं सारे ही प्रिंसेस से कि आपको 15 अगस्त 1947 से पहले पहले डिसाइड करना है कि आप इंडियन यूनियन ज्वाइन करेंगे या इंडिपेंडेंट रहना है, या आपको पाकिस्तान में एक्सीड करना है। इंडिपेंडेंट रहने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो जनता थी वो अगेंस्ट में थी प्रिंसेस के। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड लॉर्ड माउंटबेटन ने यह भी बताया, अगर आप इंडिया के साथ एक्सीड होंगे, ही टोल्ड देम दैट यू हैव टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब आप साइन करेंगे, and that instrument of accession, it only says that India would have the authority, or the government of India would have the authority in the matter of defense, communication and foreign relations. Okay तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था जो हमेशा हम कश्मीर के टर्म्स में सुनते हैं? ये खाली कश्मीर से ही नहीं साइन किया गया है, भोपाल से भी साइन किया था, मैसूर से भी साइन किया था, जितने प्रिंसली स्टेट से उनके साथ ये साइन हुआ था। इसमें 3 कंडीशन होती थी। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नेक्स्ट लेक्चर में क्या था, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। ओरिजिनल दिखाऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कश्मीर का, लॉर्ड माउंटबेटन के ग्रीन पेन से साइन है मेरे पास गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यही आपसे कहता है कि आप इंडिया के साथ एक्सीड कर रहे हैं, इंडिया को आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इंडिया आपकी फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, ये 3 चीज इंडिया का यूनियन मैनेज करेगा, इंडिया यूनियन मैनेज करेगा। ये पावर आपके पास नहीं रहेगी, बाकी आप संभालो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स ने क्या किया, 15 अगस्त 1947 से पहले पहले इंडिया के साथ एक्सीड कर लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट मैंने बताया 15 अगस्त 1947 से पहले पहले प्रॉब्लम किसके साथ आई थी? भोपाल, जोधपुर, ट्रैवनकोर, देन जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। बट ये 3 स्टेट भी 15 अगस्त 1947 से पहले पहले इंडिया के साथ एक्सीड कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके सो जोधपुर, ओके जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ओके तो ये इन्होंने क्या किया? दे डिनाइड टू एक्सीड टू इंडिया। ओके बट बाय 15 अगस्त all 3 of them, Bhopal, Jodhpur and Travancore, by 15th of August, okay, all 3 of them acceded to India. And whereas
Junagadh, Hyderabad and Kashmir, they did not accede to India by 15th of August 1947. Is that very clear now? इसीलिए ये तीन इशू मुद्दे रह जाते हैं, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये तीन मुद्दे रह जाते हैं। ये तीन तो सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि 15 अगस्त के आने तक ये तीनों इंडिया के साथ आ जाएंगे, जोधपुर, भोपाल एंड ट्रेवनकोर। बट 15 अगस्त के बाद भी ये तीन 15 अगस्त तक जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद इंडिया के साथ एक्सीड नहीं करते हैं। ओके, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए बाद में ये इशू बनता है जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। अभी हम ये डिस्कस करेंगे जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। थोड़ा हम भोपाल, जोधपुर, ट्रेवनकोर देख लेते हैं। ओके, now with respect to Travancore, you need to understand that Travancore was strategically important for India. Okay, why? Because Travancore was an area which was known for its maritime trade. Travancore strategically क्या है, important है इंडिया के लिए। Travancore strategically important. Why? Because for maritime trade. Okay, maritime trade. And Travancore was an area which was known for the reserves. Okay, Travancore, it was known for the reserves, resources, and mostly Travancore people, they are very educated also. Okay, and that is why, so at that time, before 15th of August 1947, it was a belief that Travancore anyways should accede to India because of its geographical location. Okay, but जो ट्रेवनकोर का दीवान था, ओके, जो ट्रेवनकोर का दीवान था, ओके, उसने मना कर दिया इंडिया के साथ एक्सीड करने से। और उसने जब मना किया इंडिया के साथ एक्सीड करने से, तो ट्रेवनकोर में क्या हो गया, पॉपुलर अनरेस्ट, पॉपुलर अनरेस्ट, अनरेस्ट हो गई, लोगों ने विद्रोह कर दिया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एंड दैट दीवान, ओके, दैट दीवान, he was attacked by the members of Kerala Socialist Party, जिसने मना किया था इंडिया के साथ एक्सीड करने से, उसके ऊपर किसने अटैक कर दिया, केरला सोशलिस्ट पार्टी। 30 जुलाई 1947 को अटैक कर दिया केरला सोशलिस्ट पार्टी ने। एंड जैसे ही अटैक किया, जब तुम्हारी जान पे आ जाएगी तब तो तुम आओगे ही इंडिया के साथ। और फाइनली ऑन 30 जुलाई 1947 he agreed that he would accede to India, और फाइनली इंडिया के साथ ट्रेवनकोर आ गया 30 जुलाई को। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। ओके, ओके, तो ये था कि ट्रेवनकोर इंडिया के साथ इंटीग्रेट हुआ। देन जोधपुर, जोधपुर, अब जोधपुर, एक चीज याद रखिएगा, जोधपुर का जो रूलर था, ठीक है, वो भी क्या था, वो पाकिस्तान के साथ एक्सीड करना चाहता था। अगर कहा जाता है अगर जोधपुर पाकिस्तान के साथ एक्सीड हो जाता तो आज इंडिया की ज्योग्राफी बिल्कुल बदल जाती। ओके, अब जोधपुर का जो रूलर था वो जिन्ना के पास गया। ओके, ये याद रखिएगा, जोधपुर का जो रूलर था वो जिन्ना के पास गया और जिन्ना से उसने कुछ मांगे रखी कि आप हमें हथियार देंगे। जिन्ना ने कहा कि दिया। फिर उसने जिन्ना से बोला कि आप हमें मैरीटाइम रूट को एक्सेस करने देंगे। जिन्ना ने बोला ये भी दिया। तीसरी चीज जिन्ना से उसने बोला कि आप हमें हमारी आर्मी खुद बना देने देंगे।
तो जिन्ना ने कहा कि ठीक है ये भी दिया, और चौथी चीज जब ये सब जिन्ना मान गया तो जोधपुर का रूलर कहता है कि ठीक है हम एक बार हमारे यहाँ की पॉपुलेशन से भी पूछ लेते हैं। जिन्ना ने बोला कि ऐसा है चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ भी हम नहीं देंगे। और तब जोधपुर के रूलर ने किसके साथ एक्सीड कर लिया? इंडिया के साथ। समझ में आ रहा है? पहले जोधपुर का रूलर उसने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ एक्सीड करेंगे, और जब वो गया जिन्ना के पास पाकिस्तान में, तो उसने जिन्ना ने बोला ये लो व्हाइट पेपर, जो भी तुम्हारी शर्तें हैं लिख दो। उसने बोला कि हमें हमारी डिफेंस चाहिए, कहा हम देंगे। जिन्ना ने बोला हम देंगे। उसने बोला मैरीटाइम रूट चाहिए, जिन्ना ने बोला कि हम देंगे तुम्हें। तीसरी चीज पूछा जिन्ना ने, और क्या चाहिए? तो उसने बोला कि हमें आप हथियार भी देंगे। तो जिन्ना ने बोला ठीक है हम देंगे। फिर वो बोलता कि हमें एक बार पॉपुलेशन से पूछ लेना चाहिए, हमारी जनता की राय मान लेनी चाहिए। जिन्ना ने उससे वो व्हाइट पेपर लिया, कहा जाओ यहाँ से। और जैसे उसने भगाया जिन्ना ने, उसने तुरंत किसके साथ एक्सीड किया? इंडिया के साथ। तो जोधपुर भी किसके साथ आ गया? इंडिया के साथ। और भोपाल का तो मैंने आपको बताया, भोपाल का जो रूलर था मुस्लिम था, बट वो किसका दोस्त था? महाराजा हरि सिंह, सॉरी, माउंटबेटन का दोस्त था। और माउंटबेटन ने बोला कि तुम कहां से पाकिस्तान जाओगे, ज्योग्राफी तो देखो। और इसीलिए भोपाल भी किसके साथ आ गया? इंडिया के साथ। तो फाइनली ये तीनों तो आ गए। ओके, अब जो रह जाता है वो है कश्मीर। समझ में आ रहा है? कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। समझ में आ रहा है? अब कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ की जो कहानी है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में सुनाई जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां तक ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा चैलेंज था पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। कौन सा चैलेंज था? अब यहां पे चार्ट में देख लीजिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस में सबसे बड़ा चैलेंज इंटीग्रेशन का आया। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज 565 प्रिंसली स्टेट्स। ओके, या तो पाकिस्तान या तो इंडिया के साथ, और इंडिपेंडेंट। ओके, ये चैलेंज था। ओके, एंड फाइनली ये डिसाइड कब तक करना था? 15 अगस्त 1947 तक डिसाइड करना था। बट इसके बाद 3 जगह फंस गई, जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। ओके, तो पूरी कहानी मैंने आपको बाकी बता दी है, भोपाल ट्रेवनकोर। अब ये कहानी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सुनाऊंगा। ओके, तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।